भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। सोचिए, अंग्रेजों ने उन्हें सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी दे दी, फिर भी वो आज़ाद भारत के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली आइकॉन में से एक हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? ये कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं है, ये कहानी है एक आम नौजवान के, एक अमर लोक नायक, एक फोक हीरो बनने की। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे। जब उन्होंने कहा कि उनके काम को भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा, तो उनका मतलब साफ था। मतलब ये कि भगत सिंह की असली ताकत उनकी पिस्तौल में नहीं थी, बल्कि उस आइडिया में थी, उस प्रतीक में थी जो वो खुद बन गए थे। तो हमारा मेन सवाल यही है, आखिर एक 23 साल का लड़का जिसे हत्या के जुर्म में फांसी दी गई, वो गांधी जैसी बड़ी हस्ती की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला नेशनल आइकॉन कैसे बन गया? ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरी एक केस स्टडी है कि आखिर एक हीरो बनता कैसे है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस प्रतीक का जन्म हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई कुछ ऐसी घटनाओं से जिन्होंने भगत सिंह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 23, सिर्फ 23 साल, ये उम्र थी उनकी जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना बड़ा, इतना स्थायी असर कैसे छोड़ सकता है? यही तो उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, सॉन्डर्स की हत्या। ये वो एक हिंसक घटना थी जिसने भगत सिंह को रातों रात पूरे देश की नजरों में ला दिया। साल था 1928। भारत की हवा में ना एक अजीब सा तनाव और गुस्सा घुला हुआ था, और जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं और फिर उनकी मौत हो गई, तो एक चिंगारी नहीं थी, ये तो एक आग थी जो पूरे देश में फैल गई। और क्रांतिकारियों ने तय कर लिया कि इस आग का जवाब बदले की आग से ही दिया जाएगा। लेकिन प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। असली निशाना जेम्स स्कॉट तो बच निकला, और गलती से एक 21 साल का नया नवेला अफसर जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। भगत सिंह ने भेष बदला, अपने बाल काटे, दाढ़ी मुंडवाई और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से फरार हो गए। इस एक घटना ने उनकी छवि को और भी ज्यादा नाटकीय बना दिया, और यहीं से सारा खेल पलट जाता है। शुरू में तो गांधी जी समेत लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस हत्या की निंदा की, लेकिन आम जनता जो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से तंग आ चुकी थी, उसके लिए ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, ये देश के सम्मान का बदला था, राष्ट्रीय गौरव की वापसी थी। और बस धीरे धीरे एक हत्यारा एक नायक में तब्दील होने लगा। भगत सिंह जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और मुकदमे को कोई कानूनी मजबूरी नहीं समझा, बल्कि उससे एक क्रांतिकारी मंच बना दिया। अदालत को ही अपना थिएटर बना लिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। बम भी ऐसे थे जिनसे किसी को चोट ना लगे। मकसद किसी को मारना था ही नहीं, मकसद था बहरों को सुनाना। वो जानते थे कि असली लड़ाई अदालत के कटघरे से लड़ी जाएगी, और इसके लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। और फिर गूंजा वो नारा, इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये आज़ादी की लड़ाई का कह सकते हैं साउंड ट्रैक बन गया था, जो हर गली, हर नुक्कड़ पर गूंज रहा था। 116 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल की थी। 116 दिन, ये उनके फौलादी इरादों और बेमिसाल त्याग का सबूत है। और ये भूख हड़ताल सिर्फ अच्छे खाने के लिए नहीं थी, नहीं, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। उनकी मांग थी कि उन्हें आम मुजरिम नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी माना जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, पढ़ने लिखने का हक दिया जाए। इसी एक हड़ताल ने उनकी छवि को एक हिंसक क्रांतिकारी से बदलकर एक ऐसे शहीद की बना दिया जो इंसाफ के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। और यही थी उनकी असली स्ट्रैटेजी। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। वो साफ साफ बता रहे थे कि असली लड़ाई हथियारों की है ही नहीं, असली लड़ाई तो विचारों की है। और विचार वो तो बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो भगत सिंह सिर्फ किसी चीज के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए अब जरा उन विचारों की दुनिया में चलते हैं जिनसे उन्हें इतनी ताकत मिली। और यही वो चीज है जो भगत सिंह को उस दौर के दूसरे बड़े नेताओं से एकदम अलग खड़ा करती है। वो सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते थे, नहीं, वो एक ऐसे समाजवादी भारत का सपना देखते थे जहां किसानों और मजदूरों का शोषण ना हो,
जहां सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए। उनकी सोच कितनी बेबाक और तर्क पर आधारित थी, इसका अंदाजा उनके मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं कि इस एक लाइन से लग जाता है। वो हर चीज पर, हर विश्वास पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते थे, तर्क को सबसे ऊपर रखते थे। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं, आखिर भगत सिंह इतने मशहूर क्यों हुए और आज भी क्यों हैं? तो ये है, कह सकते हैं, एक लोकनायक बनने का पूरा फॉर्मूला। पहले देश के सम्मान के लिए एक जबरदस्त नाटकीय कदम, फिर अदालत को अपने विचारों का स्टेज बना लेना, फिर त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम करना जो सबके दिलों को छू जाए, और इन सबके ऊपर भविष्य के भारत के लिए एक जबरदस्त विजन देना। इन सब चीजों ने मिलकर भगत सिंह को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और मजे की बात यह है कि उनकी ये जटिल पहचान ही उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। वो एक राष्ट्रवादी थे, एक समाजवादी भी थे और एक नास्तिक भी। आज हर राजनीतिक पार्टी उन्हें अपने अपने हिसाब से अपनाना चाहती है। उनकी विरासत एक आईने की तरह हो गई है, जिसमें हर कोई अपना अक्स देखना चाहता है। और ये मत सोचिए कि ये सब बातें बाद में गढ़ी गईं। अरे, उस जमाने का एक बड़ा ब्रिटिश खुफिया अफसर होरेस विलियमसन खुद लिखता है कि भगत सिंह की तस्वीरें हर शहर, हर कस्बे में बिक रही थीं और उनकी पॉपुलैरिटी ने गांधी जी को भी टक्कर दे दी थी। मतलब वो सच में एक फिनोमिनन बन चुके थे। तो अंत में भगत सिंह की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक नास्तिक, एक समाजवादी, एक राष्ट्रवादी, क्या एक ही इंसान, एक ही प्रतीक वाकई में हर किसी का हो सकता है? या फिर हम सब सिर्फ वही भगत सिंह देखते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं?